राजनीतिनामा बिहार का नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कुमार विजय। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम बिहार हैं सीरीज में हम लोग बिहार निर्माण की गाथा लिखेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसी क्रम में हमने आज का वीडियो बनाया है। हम बिहार हैं सीरीज के अंतर्गत बिहार निर्माण की यात्रा के विभिन्न पड़ावों से होकर हम लोग गुजरेंगे और उन परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे कि बिहार निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। बाद में हम लोग उस मुद्दे पर भी जाएंगे कि आखिर बिहार कोई सामान तो नहीं था कि कहीं खो गया था, या वो कौन सी परिस्थिति पैदा हुई जिसमें बिहार जो कभी मगध साम्राज्य का केंद्र हुआ, बिहार जिसने पूरे देश पर शासन किया, सत्ता का केंद्र रहा, मौर्य वंश जिसका सर्वोत्कृष्ट ऊंचाइयों पर ले गया, वह बिहार धीरे धीरे क्या हुआ कि बंगाल में खो गया, अपनी पहचान इसने खो दी। और ये नौबत आई कि हमको बिहार अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन करना पड़ा और फिर हम लोग बिहार दिवस बनाते हैं, बिहार निर्माण का दिवस, क्योंकि बिहार का इतिहास बंगाल के इतिहास से काफ़ी उच्च रहा है, सर्वोच्च रहा है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब अपनी ऊंचाइयों पर रहने वाला बिहार अपनी पहचान बंगाल में खो देता है और फिर बंगाल से अलग होने का जद्दोजहद करता है, संघर्ष करता है। और 22 मार्च को ऑफिशियल गजेटिंग होता है और 1 अप्रैल 1912 से बिहार फॉर्मली एक राज्य बनता है। तो आखिर यह परिस्थिति क्यों आई और कैसे आई, इसके विभिन्न आयामों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। बिहार निर्माण में का जो सीरीज है हम बिहार है, ये सीरीज के तौर पर हम लोगों ने शुरू किया है और ये यहीं नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं कि हाँ बिहार निर्माण की गाथा के साथ रुक जाएगा। हमारा इस सीरीज का मूल उद्देश्य है कि बिहार के विभिन्न पक्षों, ऐतिहासिक पक्षों, सांस्कृतिक पक्षों, राजनीतिक, सभी को लेकर हम लोग आपके सामने आएंगे ताकि बिहार के लोगों के लिए भी अपना एक एक्सक्लूसिव चैनल हो जहां पर वो अपने इतिहास को भी जाने, राजनीति को भी जाने, सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी जाने। और ये आम आदमी के लिए भी होगा, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लोगों के लिए भी होगा, ये सभी के लिए होगा जो भी अपने आप को बिहारी कहते हैं, बिहारी समझते हैं, या उन लोगों के लिए भी होगा जो बिहार के बारे में जानना चाहते हैं। ये चाणक्य की यहाँ पर फिगर है, चाणक्य जिन्होंने आज भी उनके नाम पर लोग राजनीति करते हैं, चाणक्य नीति, चाणक्य नीति, लेकिन चाणक्य नीति के वास्तविकता के आसपास भी कहीं दिखते नहीं। यह कार्यक्रम हमेशा की तरह स्पॉन्सर्ड है क्रॉनिकल एकेडमी के द्वारा, जो 1991 से बिहार की धरती पर बिहार के छात्रों का मार्गदर्शन कर रहा है। क्रॉनिकल एकेडमी बोरिंग रोड पटना सुमति प्लेस में है। नंबर हमारा दिया हुआ है और हमारा भी उद्देश्य है कि हम जब तक हैं, जब तक है जान तब तक है जहान, जब तक है हम लोग क्रॉनिकल एकेडमी जिंदा रहेगा। इसी संकल्प के साथ, इसी सोच के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने बिहार राज्य के निर्माण के विभिन्न दौर से। जैसा मैंने पहले कहा, 1912 क्यों डिवाइडिंग लाइन है, आज क्यों हम कह रहे हैं कि हमको बिहार निर्माण दिवस मनाना पड़ रहा है। तो पहले संक्षिप्त में हम यही जानना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि 1912 से पहले बिहार का क्या मतलब था। तो आप सबों की जानकारी के लिए 1912 से पहले बिहार नाम का कोई राज्य नहीं था वर्तमान दौर में, आधुनिक दौर में, क्योंकि यह जो दौर बिहार का है ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बंगाल के नवाबों का वर्चस्व स्थापित हुआ और जब सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना, उसके बाद ही उसी के रिजीम में बिहार लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी इनटू बंगाल। बिहार का जो अपना पहचान है, अस्तित्व है, वो बंगाल में खोता चला गया, क्योंकि बिहार में उस जमाने में कोई रीजनल डायनेस्टी नहीं डेवलप की जो अपने को असर्ट करे। उस जमाने में दिल्ली का मुगल बादशाह कमजोर हो चुका था, अवध के नवाब दिल्ली में इंटरेस्टेड थे, बिहार में कोई रीजनल डायनेस्टी डेवलप नहीं की। बंगाल का जो रीजनल डायनेस्टी था वो असर्ट कर गया और उन्हीं लोगों ने बिहार पर एक तरह से कब्जा कर लिया और बिहार धीरे धीरे बंगाल प्रांत का एक हिस्सा बन गया। और इसीलिए हमने देखा कि उस जमाने का जो बिहार था या उस जमाने का जो बंगाल था, उसमें आज का बांग्लादेश शामिल था, हमारा बिहार शामिल था, पश्चिम बंगाल शामिल था, झारखंड शामिल था और उड़ीसा शामिल था।
तो उस समय के बंगाल का मतलब था आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, यानी एक देश और 4 राज्य मिलाकर उस जमाने में एक प्रांत था। और उसी से अलग होने की जद्दोजहद पहले दौर में बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुए 1912 में। हालांकि 1906 का जो बंगाल विभाजन है, 1905 का जो बंगाल विभाजन है, वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल हुआ, लेकिन उसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ। उस विभाजन को पलट दिया गया जब 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, और उस दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन का नया फार्मूला बना, जिसके अनुसार आज का बिहार, उड़ीसा और झारखंड अलग हुआ और बंगाल उधर एक अलग प्रांत बना, 2 भागों में बटा। आगे चलकर 1936 में उड़ीसा हम लोगों से अलग हुआ और 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो उसी की कहानी है कि बिहार किस तरह से अपने स्वतंत्र अस्तित्व को पाता है और इस दौर में बिहार को किन किन पड़ावों से होकर गुजरना पड़ा, किन किन कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा, और फिर हम लोगों ने अपनी मंजिल किस तरह से प्राप्त की। हमारा सीरीज उन सभी पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम उन सारे लोगों के योगदानों को भी याद करेंगे जिन्होंने हमें ये दिन देखने के लिए अपना कठिन परिश्रम किया, अपना योगदान दिया, त्याग किया, परिश्रम किया। हम उन सबों को भी याद करेंगे और जो हमसे संभव है, हो सकता है कोई छूट जाए, कम हो, लेकिन अगर जो दर्शक देख रहे हैं अगर उनके पास भी कोई जानकारी हो तो हमारे YouTube चैनल के मैसेज बॉक्स में आप जानकारी भेज सकते हैं। हम उसको आगे के सीरियल में ऐड करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि अभी से लेके 22 मार्च तक, 23 मार्च तक या 24 मार्च तक भी हम इस सीरीज को चलाएं और जितनी जानकारी इससे जुड़ी हो आप सबों को देने का हम प्रयास करें। ऐतिहासिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक, जिस तरह की भी जानकारी हो हम खोज कर आपके लिए इसमें लाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि बिहार जो हमारा राज्य है इसका नाम बिहार क्यों पड़ा। और प्राचीन काल में जब 16 महाजनपद का जमाना था तो हमारे राज्य में 3 महाजनपद थे। मगध था, अंग था और वैशाली था। मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध ने पहले अंग को जीता, फिर वैशाली को जीता। इसे इतिहास में मगध का राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष कहा जाता है। इस उत्कर्ष में बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और नंदों का भी योगदान है। इसी का कल्मिनेटिंग पॉइंट आपको मौर्य वंश है, जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण होता है। उस समय ये मगध साम्राज्य कहलाता था। आगे के जमाने में भी शुंग वंश के बाद मगध या पाटलिपुत्र का वर्चस्व खत्म होता है। ये वर्चस्व धीरे धीरे आज के प्रयाग, इलाहाबाद की तरफ जाता है। जब गुप्त साम्राज्य का वर्चस्व स्थापित होता है, हर्ष के समय कन्नौज जाता है और फिर मध्यकाल में दिल्ली चला जाता है। यानी धीरे धीरे ये उत्तर की ओर जाता गया। पाटलिपुत्र से प्रयाग, प्रयाग से कन्नौज और कन्नौज से दिल्ली साम्राज्य का केंद्र बनता हुआ चला गया। उस काल में बिहार में छोटे छोटे राज्य थे, कोई डोमिनेंट राज्य नहीं था। आगे चलकर जब पाल वंश का शासन हुआ तो पालों ने बिहार पर कब्जा किया, सेनों ने भी बिहार पर कब्जा किया। पालों का भी योगदान है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्तों का योगदान है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पालों का योगदान है, धर्मपाल का योगदान है। तो रीजनल डायनेस्टीज भी डेवलप किस जमाने में, लेकिन जब भारत पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ और उसका सिपाहसालार बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया, वो बिहार पर हमला करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है। और उस जमाने में जो भी उधर से लोग आते थे, आज के आधुनिक मनेर होते हुए बिहार शरीफ चले जाते थे। शुरुआत में तुर्कों का, मुस्लिम लोगों का जो मुख्यालय हुआ वो बिहार शरीफ हुआ, वहीं से राजमहल होते हुए वो बंगाल चले जाते थे। और जो आज का तिरहुत का इलाका है, मुजफ्फरपुर है या दरभंगा मधुबनी का इलाका है, वो एक दूसरा इलाका उस जमाने में होता था। बहुत कम लोग उधर क्रॉस ओवर करते थे। इल्तुतमिश के जमाने में मलिक जानी बिहार का पहला गवर्नर बनाया गया, उसकी कथा भी हम लोग बाद में जाएंगे। आगे चलकर इन्हीं तुर्कों ने जो बिहार शरीफ नालंदा के इलाके में ज़्यादा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किए,
इस एरिया को अर्ज ए बिहार कहा। बिहार जो है ये बौद्ध भिक्षुओं का रहने के स्थान को बिहार कहा जाता है। रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स इज कॉल्ड विहार। तो ये विहार वी से लिखा जाता है, व से, तो यही विहार शब्द आगे चलकर बिहार बनेगा। उस इलाके में बड़े संख्या में बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहारों का निर्माण हुआ। तो तुर्कों ने कहा कि यह विहारों का, यानी देयर आर सो मेनी विहाराज इन दिस एरिया, रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो विहार ही आगे चलकर अपभ्रंश हुआ। जब भी आज भी आपको बोलने में कोई चीज की कठिनाई होती है तो उसको आप पलट देते हैं, जो आसानी से होती है उसको बोलते हैं अपभ्रंश, जिसको बोलते हैं। तो विहार ही व हो गया ब, तो विहार हो गया बिहार। तो अभी हम उसके बारे में इतना ही जानेंगे। आगे जब प्राचीन काल हम बिहार का पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग फिर उसको देखेंगे। तो बौद्ध पुस्तकों में इसे मुस्लिम पुस्तकों में इसे अर्ज ए विहार कहा गया। आगे चलकर यही चीज बिहार बन गया। मध्यकालीन इतिहासकार मिनहाज उल सिराज, उसने अपनी पुस्तक तबाकत ए नासरी में भी इस क्षेत्र का बिहार के रूप में उल्लेख किया है। और हम लोग पहले से जानते हैं, जो मैंने कहा कि भाई पहले मगध का क्षेत्र कहलाता था, तो बिहार कहलाने लगा। अगेन हम क्रॉनिकल एकेडमी जो बिहार में 1991 से ISPCS के लिए एक स्थापित नाम है, डिपेंडेबल नाम है, 35+ एक्सपीरियंस है हमारा। हमारे यहाँ पढ़ाने वाले सभी लोग एक्सपर्ट फैकल्टी होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल देते हैं, टेस्ट सीरीज मेंटरशिप अवेलेबल है, आंसर राइटिंग और इंटरव्यू गाइडेंस भी हमारे यहाँ मिलता है। हमारा है नारा कि हम में है दम तभी तो 1991 से टिके हैं हम, 1991 से टिके हैं हम। और यह कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं है। इस एपिसोड में हम लोग सरसरी तौर पर बिहार की बात करेंगे और अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम लोग एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर, घटना पर फिर विस्तृत बात करेंगे। बिहार निर्माण की गाथा जो लिखी गई, वो गाथा लिखने वाले नायकों को हम याद करेंगे। उन नायकों में एक बड़ा नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बक्सर जिले के मुरार गांव के रहने वाले थे और फिर इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की इन्होंने। और इसी क्रम में, आने जाने के क्रम में, जब इन्होंने अपना परिचय दिया और जब किसी भी साथी ने यह नहीं समझा कि बिहार मतलब कोई राज्य भी है, इन्हें बहुत ग्लानि हुई, बहुत अफसोस हुआ। और जब इंग्लैंड से पढ़कर लौट कर आए तो इन्होंने बिहार निर्माण के लिए अपना समय समर्पित किया, धन दौलत सब समर्पित किया। और इनके प्रमुख साथी हुए महेश नारायण जी, और इन दोनों ने मिलकर बिहार टाइम्स पत्रिका जो निकालते थे उसी के माध्यम से एक अनवरत आंदोलन चलाया। इसीलिए और आगे चलकर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी बने, सभी आप लोग जानते हैं। तो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा के बिना बिहार निर्माण की गाथा अधूरी ही नहीं, पूरी तरह से इनकम्प्लीट रहेगी। ये इमाम बंधु लोग हैं, इमाम बंधु का फैमिली है। सर अली इमाम और सर हसन इमाम जी, दो भाई थे। इनका भी योगदान उसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्चिदानंद सिन्हा के साथ पैरों से पैर मिलाकर चले, हाथ में हाथ लेकर चले। प्रसिद्ध बैरिस्टर थे, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के भीतर बिहार की मांग को मजबूती के साथ रखा और 1910 में वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। और उसी समय एक टर्निंग पॉइंट आया जब सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इनसे कहा था कि बंगाल के बंटवारे के प्रस्ताव जो हम लोगों का है उसको जब क्राउन के आने का निर्धारण हुआ, समय निर्धारण हुआ, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने सर अली इमाम से कहा था कि उस पेपर को ही आगे कीजिएगा जिस पेपर में बंगाल से बिहार को अलग हटाने का प्रावधान है। दूसरे भाई इनके हसन इमाम जी थे, वो भी एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे, पृथक बिहार आंदोलन में बड़ा योगदान दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र के अध्यक्ष भी रहे और राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा योगदान माना जाता है। और इनका योगदान तो भी अतुलनीय है। मजहरुल हक साहब बिहार के सांप्रदायिक सद्भाव और स्वतंत्रता संग्राम के बड़े स्तंभ थे।
माइलस्टोन थे। उन्होंने बिहार की अलग पहचान और शिक्षा के क्षेत्र में महेश नारायण जी के बातों का पुरजोर समर्थन किया और बाद में पटना में जो कांग्रेस का अभी मुख्यालय सदाकत आश्रम स्थापित करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इन सभी नेताओं के बारे में जितनी जानकारी होगी अलग से भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी हम एक सरसरी तौर पर हम पृष्ठभूमि आपको दे रहे हैं। तो ये जो 4 लोग हैं, महेश नारायण जी, इन्होंने वैचारिक आधार तैयार किया और बिहार टाइम्स के माध्यम से पत्रकारिता के द्वारा लोगों में एक अवेयरनेस पैदा किया। सच्चिदानंद सिन्हा ने रणनीतिक और कानूनी नेतृत्व प्रदान किया और राजनीतिक पैरवी का इस्तेमाल किया। सर अली इमाम ने प्रशासनिक समर्थन किया और ब्रिटिश कार्यकारी परिषद के मेंबर होने के नाते इस बात को आगे बढ़ाया। ब्रजकिशोर प्रसाद जी ने जन आंदोलन और वकालत की जमीनी स्तर पर सक्रियता निभाई और मजदूर हक का तो योगदान अतुलनीय है ही, जैसा मैंने कहा है। और इन सभी लोगों के सम्मिलित प्रयास के द्वारा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार निर्माण की घोषणा हुई। तो बिहार के इन सपूतों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो वहां घोषणा की गई कि बंगाल से अलग हटकर बिहार बनाया जाएगा और उस समय जिस बिहार के निर्माण की बात कही गई उस बिहार में आज का बिहार, उड़ीसा और झारखंड शामिल था। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में इस बात की घोषणा की गई और फिर बिहार निर्माण जो इतने लंबे से 20 साल से भी अधिक, लगभग 25 सालों का संघर्ष जमीन पर उतरा। ये हमारे सारे जिन लोगों का हम लोगों ने नाम लिया उनके और न थकते हुए बेहिचक प्रयास, सब कुछ समर्पित प्रयास, लगातार इस आंदोलन में लगा रहना, उन सबों का परिणाम था। और जिसकी गाथा जब जमीनी हकीकत बनी उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है, बिहार वासियों का भी कर्तव्य है कि हम उन सारे अपने महान हस्तियों का, महान सपूतों को याद करें जिनके मेहनत की बदौलत हम आज बिहार दिवस मनाने की स्थिति में आ पाए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलते हैं और हमारे चैनल को जरा सब्सक्राइब करें। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको उंगली दबाने में सब्सक्रिप्शन पर। थोड़ा सा 2-4 सेकंड बढ़ाएंगे तो लाइक हो जाएगा, 2-4 सेकंड और बढ़ाएंगे तो शेयर हो जाएगा। बिहार के लिए समर्पित है ये चैनल। हम प्रयास करते हैं कि आपको बहुत सारी जानकारियों से अवगत करवाएं ताकि बिहारी होने के नाते आपको भी कुछ अच्छा लगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।